अगले दिन सुबह शाहीन भाई मेरे पास आए और कहा कि निपुण ने मुझे फोन किया था और तुम्हें और मुंह होटल बात करने के लिए बुला रहा है। हम दोनों जब होटल में गए तो वहां पर वह लड़का जो उस दिन महम के साथ था, जिस दिन मोबाइल महमूद ले गया था, करीब 40 साल के एक आदमी के साथ बैठा हुआ था। उस आदमी ने बहाने से शाहीन भाई के नीचे काम से भेज दिया। शाहीन भाई उसके कहने से नीचे चले गए, क्योंकि वह उसे जानते थे। उस आदमी ने मुझे अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं लीटू भाई का सगा छोटा भाई हूं और यह जो लड़का है मेरा साला है। तुमने पुलिस के पास जाकर ठीक नहीं किया, लेकिन कोई ब नहीं, अब पुलिस के पास मत जाना, और अगर जाओ तो पहले लीटू भाई के बारे में पता कर लेना, और तुम्हारा मोबाइल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि महमूद का कुछ पता नहीं चल रहा है। 7:33 में उनकी सारी बातें सुनकर वापस आ गया और शाहीन भाई को फोन करके वापस अपने फ्लैट पर बुला लिया। शाहीन भाई से मैंने लीटू के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि लीटू भाई पूरे बांग्लादेश का पहले 3 डॉन में आता है और इनके सगे चाचा खुलना के सांसद है, और अपने मोबाइल को छोड़ो, वह कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। मैंने कहा, भैया मोबाइल तो अब हर हालत में मैं वापस लूंगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मुझे खुलना छोड़कर किसी बांग्लादेश के अन्य शहर में जाना होगा। मैं जानता हूं कि आपको खुलना में इन्हीं के साथ रहना है, इसलिए आप खुलकर मेरे साथ मत आइए, बस पीछे रहकर मेरी हल्की सी सहायता करते रहिए। मैं अपने दिल में यही विचार बना चुका था कि अगर इन्होंने मुझे किसी भी रूप में परेशान किया तो मैं इन्हें सबक सिखाकर यहां से गायब हो जाऊंगा, और यह बात शाहीन भाई को भी मैंने समझा दी थी। मैं शाम को ही उस एसआई को लेकर निपुण के पास पहुंच गया, लेकिन निपुण ने पहले की तरह ही बहाने बनाए और उस दिन भी फोन नहीं मिला। मैंने नीचे आकर एसआई से कहा कि आप मुझे मेरा मोबाइल वापस दिला देंगे तो मैं आपको 10,000 टका गिफ्ट में दूंगा। वह यह बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा कि कल ही दिला दूंगा। जब मैं वापस अपने फ्लैट पर आया तो शाहीन भाई मेरे पास आए और बोले कि लीटू के उसी भाई का फोन मेरे पास आया था और बहुत नाराज हो रहा था कि तुम दोबारा एसआई को लेकर निपुण के होटल में गए। शाहीन भाई ने मुझसे यह भी कहा कि संजय भाई, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, और उन्होंने और भी बातें इन लोगों के बारे में बताई। मैंने उनकी सारी बातें सुनकर उनसे सिर्फ यह कहा कि भैया मेरी यह मजबूरी है कि मैं यहाँ पर बिना किसी झंझट के रहना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे डराने की कोशिश करे और मैं डरूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको डर है तो मेरा साथ भले ही मत दीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि पीछे से मैं आपके साथ हूँ, और उसने मुझे रात को ही इनके सांसद चाचा से घर पर ले जाकर मिलवाया। इन सांसद महोदय का घर मेरे फ्लैट से बिल्कुल पास में ही था और शाहीन भाई उनको अच्छी तरह से जानते थे। सांसद महोदय ने शाहीन भाई से कहा कि लोग चिंता मत करो, बाकी मैं तुम उन लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखता हूं। अगले दिन मैं एसआई को लेकर निपुण के पास होटल में गया। एसआई ने निपुण को चेतावनी दी तो निपुण इस बात के लिए तैयार हो गया कि मैं तुम्हें एक नया मोबाइल और सिम कार्ड लेकर दे देता हूं। एसआई भी इसके लिए तुरंत तैयार हो गया, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि मुझे अपना वही मोबाइल चाहिए। हम लोग वहां से वापस आ गए। सभी ने मुझे समझाया कि तुम नया मोबाइल फोन उससे ले लो, लेकिन मैं नहीं माना। एसआई को लेकर 2-3 दिन मैं निपुण के होटल लगातार गया तो परेशान होकर निपुण ने महमूद से मेरा मोबाइल मंगा कर मुझे दे दिया। जिस दिन मोबाइल दिया उस दिन शाहीन भाई भी मेरे साथ थे। मैंने उस मोबाइल फोन और सिम कार्ड को उनके सामने ही तोड़ दिया और नीचे आकर उस एसआई को 10,000 टका दिया जो मैंने उससे मोबाइल दिलाने के बाद देने का वादा किया था। वह एसआई यह कहकर चला गया कि अगर आगे कोई काम हो तो मुझे बता देना, और कोई परेशानी हो तब भी, और जब तक खुलना में हो थोड़ा सावधानी से रहना, क्योंकि यह शहर हमारे देश का सबसे खतरनाक शहर है। बस यह मोबाइल का मसला यही खत्म हो गया। इसके बाद आगे की प्लानिंग बनाते हुए मैंने विचार किया कि मुझे अब जल्दी से नॉर्थर्न यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेना चाहिए, क्योंकि अब तक मुझे जो भी खुलना शहर में मिला वह यही पूछता था कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। इसलिए मैंने शाहीन भाई से दाखिले के बारे में बात की। मैं और शाहीन भाई अगले दिन नॉर्थर्न यूनिवर्सिटी के ऑफिस में गए और हमने दाखिले के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। एडमिशन में जिन जिन कागजों की जरूरत थी वे सभी कागज शाहीन भाई ने मेरे कहे अनुसार कंप्यूटर वाले से फर्जी तैयार करवा दिए। उन कागजों को दिखाकर मैंने एडमिशन ले लिया।
मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश ऑनर्स। नॉर्थर्न यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी जिसमें लगभग 500 लड़के लड़कियां अलग अलग क्लासों में पढ़ते। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बांग्ला बोलनी नहीं आती थी और जो भी बंगाली में बोलता था वह उल्टा पुल्टा ही बोलता था, इसलिए पूरी क्लास और पूरे कैंपस के लिए मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था और सभी लड़के लड़कियां मुझसे बात करने के लिए उत्सुक रहते थे। क्लास की कुछ लड़कियां मुझे बंगाली भाषा सिखाने की कोशिश करती रहती थी। इनमें एक लड़की का नाम आयशा था जो काफी सुंदर थी और मुझे पसंद भी करने लगी थी। यह लड़की बहुत पैसे वाले अमीर घराने से थी और इसके पिता की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। इसकी एक छोटी बहन भी थी और ये लोग मुस्लिम थे। क्लास में एक और लड़की थी जो मुझसे खूब बातें करती थी। यह लड़की हमेशा बुर्के में रहती थी और इसकी सिर्फ आंखें ही दिखती थीं। एक हुसैन नाम का लड़का जो बिल्कुल जोकर की तरह दिखता था, इस बुर्के वाली लड़की पर खूब लाइन मारता, लेकिन यह बुर्के वाली उसको बिल्कुल भी घास नहीं डालती थी। हुसैन सोचता था कि वह मेरे कारण उसको घास नहीं डालती, इसलिए हुसैन मुझे अपनी बदमाशी और बहादुरी के किस्से सुनाकर डराने की नाकाम कोशिश किया करता था। और मैं यह सोच कर मन ही मन हंसता रहता था कि अगर इस चूजे को यह पता चल जाए कि मैंने क्या क्या कारनामे किए हैं तो इसको कई दिनों तक नींद भी नहीं आएगी। इस बुर्के वाली लड़की का किसी ने भी चेहरा नहीं देखा था, इसलिए पूरी क्लास ने आपस में शर्त लगाई कि जो इसके चेहरे से नकाब हटवा देगा उसे सब मिलकर 1000 टका इनाम में देंगे। कुछ लड़के लड़कियों ने कोशिश की लेकिन उसके चेहरे से नकाब नहीं हटवा पाए। मैंने उनसे कहा कि मैं आज अशितया ही इसके चेहरे से नकाब हटवा दूंगा। जब क्लास खत्म हुई तो मैंने सभी लड़के लड़कियों से कहा कि आज मेरा बर्थडे है और आज सबको मेरी तरफ से कॉफी हाउस में पार्टी है। हम 15-20 लड़के लड़कियां और बुर्के वाली लड़की कॉफी हाउस में पहुंच गए। मैंने सबके लिए एक एक बर्गर और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर किया और इस बुर्के वाली लड़की को अपने हाथ से बर्गर दिया और कहा कि इसे तुम्हें खाना ही पड़ेगा। उसने खूब ननुनच और आना कानी की, लेकिन आखिर में उसको अपने चेहरे से नकाब हटाकर बर्गर खाना पड़ा और मैंने हुसैन को छोड़कर लगभग सभी लड़के लड़कियों से अपने जीते हुए 1000 टके इकट्ठा किए और करीब 800 टके का बिल देकर 200 अपनी जेब में रखे और सबको खुशी खुशी वापस भेज दिया। अगले दिन हुसैन मुझे मिला तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझे रोज रोज चमकाना छोड़ दे और कल हम सब ने तेरी नकाबपोश को देख लिया है, बस दांत थोड़े खरगोश की तरह हैं, बाकी तेरे लिए फिट है। आयशा इस बात से बहुत नाराज रहती थी कि मैं दूसरी लड़कियों से क्यों बात करता हूं और जब मैं बात करता था तो आयशा बीच में जरूर आ जाती थी। इन्हीं दिनों मेरे मोबाइल पर बार बार एक मैसेज आता था जिसमें लिखा रहता था, टेक 2 रोजेज इन योर हैंड एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू विल सी 3 रोजेज बिकॉज यू आर द थर्ड वन। कई दिनों तक यह मैसेज मुझ परेशान करता रहा। जब भी मैं मैसेज आने वाले नंबर पर रिडायल करता तो वह नंबर हमेशा बंद मिलता। वैसे मुझे आयशा पर ही शक था, क्योंकि वही मुझसे बातों बातों में कहती कि आजकल तो बहुत लड़कियों के फोन कॉल और एसएमएस तुम्हारे मोबाइल पर आते हैं। लेकिन एक दिन जैसे ही मैसेज आया, मैंने अपने दूसरे मोबाइल नंबर से उस फोन पर कॉल किया तो आयशा की छोटी बहन ने फोन रिसीव किया और फिर एकदम से आयशा ने अपनी छोटी बहन से फोन लेकर मुझसे बात की और कहने लगी कि सॉरी, ये मेरी छोटी बहन आपको बार बार फोन करके परेशान कर रही थी, जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे मालूम था कि यह मैसेज आयशा ही किया करती थी, क्योंकि उसकी छोटी बहन सिर्फ 6ठी क्लास में पढ़ती थी। आयशा ने अपने पूरे परिवार से मुझे मिलवाया हुआ था और उसके मम्मी पापा भी मुझे काफी पसंद करते थे। एक दिन आयशा की मम्मी ने मुझे फोन किया और कहा कि बेटे, इस आयशा पर एयर होस्टेस बनने का भूत सवार है, जरा तुम इसे समझाओ कि अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। मैंने कहा, आंटी जी यह तो बहुत आसान है, आप एक बार इसे अपने साथ हवाई जहाज के सफर में ले जाकर दिखा दीजिए कि कैसे एयर होस्टेस को लोगों के जूठे बर्तन खाने के बाद उठाने पड़ते हैं, तब इसको मालूम पड़ जाएगा कि एयर होस्टेस और वेटर में सिर्फ इतना फर्क है कि वेटर धरती पर सर्व करके जूठे बर्तन उठाता है और वो हवा में। इसके अलावा एयर होस्टेस का कोई काम नहीं। आंटी जी ने मुझे घर पर खाने के लिए बुलवाया ताकि मैं यही बात आयशा को भी समझा सकूं। जो फ्लैट मैंने किराए पर लिया हुआ था उसकी साफ सफाई के लिए एक बुजुर्ग महिला आती थी, लेकिन अपने लिए दाल सब्जी मैं खुद बनाता था। वह महिला मेरे लिए सिर्फ रोटियां बना देती थी।
इन महिला के साथ इनकी एक पोती भी रोज साथ में आती जिसकी उम्र करीब 4 साल थी और उसका नाम ईमा था। मैं सुबह करीब 6 बजे सोकर उठता था और फिर घूमने जाता था। करीब 7:30 बजे वापस आता तो वह महिला और उनकी पोती ईमा मेरे फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी मिला करती थी। महिला अपने काम साफ सफाई में लग जाती थी और मैं सब्जी बनाने में लग जाता था। सब्जी बनाते बनाते मैं ईमा के साथ खेलता रहता था। यह छोटी सी और काली सी लेकिन बहुत तेज बच्ची थी और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे बात बात पर हाथ का इशारा करते हुए थप्पड़ दिखाती थी। जब मैं इसको कहीं बंद कर देता था तो चिल्ला कर बोलती थी, अंकल अब कोरबो ना। जब खोलता था फिर वैसे ही करती थी। करीब 9:30 बजे मैं नहा धोकर तैयार हो जाता था और फिर ईमा और मैं दोनों फटाफट नाश्ता करते थे। इसके बाद ईमा और उसकी दादी चले जाते थे और 10 बजे के करीब मैं यूनिवर्सिटी चला जाता था। कैंपस में टेबल टेनिस, इंटरनेट, आयशा और दूसरी लड़कियों से बातचीत करता। क्लास में मैं न जाता क्योंकि मैं इंडिया में ही ग्रेजुएशन कर चुका था। यही सब करते करते दिन का 1-1:30 बज जाता था। 2 बजे के करीब अपने फ्लैट पर आकर खाना खाकर 5 बजे तक आराम करता था। करीब 6 बजे के आसपास नहा धोकर मैं शाहीन भाई के साथ खुलना शहर की एक मार्केट जिसका नाम न्यू मार्केट था में घूमने जाता था। जब मैं 6 बजे फ्लैट से निकलता था तो रोज मुझे शाहीन भाई का 4 साल का लड़का तौफीक बिल्डिंग के कंपाउंड में खेलता हुआ मिलता था। जब मैं उससे पूछता था अब्बू कोथाया पापा कहाँ है, तो वह रोज एक ही जवाब देता था, अंकल आप कोथाया जान, अंकल आप कहाँ जाएंगे। मैं उसको बोलता, आमी घूरते जाबो, मैं घूमने जाऊंगा। तो वह बोलता, अंकल आपनी एकला जाते होबे ना, आपनी की बाड़ीर एड्रेस चिन्नी, आपनी की रकम वापस आशबे, अंकल आप क्या अकेले जाएंगे, आपको घर का पता मालूम है। जब मैं उसको बोलता पता नहीं मालूम मुझे तो वह बोलता कि आप वापस कैसे आओगे, आपनी आमा के साथ ही नहीं जान, आमी बाड़ीर एड्रेस जानी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे घर का पता मालूम है। तब मैं तौफीक को अपने साथ कॉलोनी से बाहर एक छोटी मार्केट तक घुमाने ले जाता था। जब भी हम दोनों जाते थे तो उस कॉलोनी के 7-8 गरीब बच्चे भी हमारे पीछे पीछे हो लेते थे। इस छोटी मार्केट से मैं, तौफीक और इन सभी बच्चों को किसी दिन आइसक्रीम, किसी दिन चॉकलेट, किसी दिन जूस, जो भी तौफीक बोलता था, दिला देता था। जैसे ही तौफीक के हाथ में खाने पीने की चीज आती थी वह मुझसे बोलता था, अंकल अब बाड़ीर जाते हो बे, अम्मा राग करबो, अंकल अब घर चलिए, अम्मी इंतजार करती होंगी और नाराज होंगी। जब मैं उससे बोलता कि तुम्हारे बिना मैं वापस घर कैसे जाऊंगा क्योंकि मुझे तो घर का पता मालूम नहीं, तो वह मुझे हाथ पकड़कर घर तक ले आता। जितनी देर में जब तक हम बाजार से वापस आते तो इसके पिता शाहीन भाई भी नीचे कंपाउंड में आ चुके होते थे। कंपाउंड में आने के बाद तौफीक रोज मुझसे बोलता कि अंकल आपनी जान, अंकल अब आप जाओ, अगर आप खो जाओ तो किसी भी रिक्शे वाले से बोलना कि मुझे निराला शिशु पार्क के सामने छोड़ दो, फिर आप घर आ जाओगे। तौफीक मुझसे 2-3 बार पता पूछता कि मुझे याद हुआ या नहीं और मैं कहीं खो न जाऊं। यह रूटीन करीब करीब रोज ऐसा ही रहता था। सिर्फ मंगलवार या कोई जरूरी काम पड़ने पर ही कुछ बदलाव होता था। हर मंगलवार को मैं तौफीक को लेकर शाम को 6 बजे मंदिर घुमाने ले जाता था। खुलना शहर के बड़ा बाजार में यह मंदिर था। जब हम मंदिर के नजदीक पहुंचते थे तो मैं तौफीक को मंदिर के बाहर एक दुकान पर बैठा दिया करता था और फिर फटाफट पूजा पाठ करके वापसी में तौफीक को दुकान से साथ ले लेता था। ऐसा मैं इसलिए करता था क्योंकि तौफीक मुस्लिम था और मैं यह नहीं चाहता था कि उसके माता पिता या अन्य कोई धर्म को लेकर बात बनाए। वापसी में हर मंगलवार को हम दोनों रॉयल होटल में जाकर खाना खाते थे। रॉयल होटल एक 3 स्टार होटल था। जब मैं इस होटल में पहली बार खाना खाने गया तो मैं अकेला था। मैंने मेनू देखकर सब्जी पुलाव और चपाती मंगाई तो वेटर ने मुझसे कहा कि सर हम सिर्फ सब्जी रोटी सर्व नहीं कर सकते हैं। मैंने मैनेजर से जाकर कारण पूछा तो उसने मुझसे कहा कि सर आप माइंड मत करना, असल में सब्जी रोटी का बिल मात्र 150-200 टका ही आएगा। मैंने उससे कहा भाई आपके मेनू में वेजिटेरियन फूड में जब इसके कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। अगर ज्यादा बिल लेना है तो आप मुझसे डबल सिवा पैसे ले लेना। उसने कहा नहीं सर, डबल पैसे नहीं लेंगे, आप बैठ जाए, मैं समझ गया हूं कि आप निरामिष हैं, वेटर आपको खाना सर्व कर देगा। खाना खाने के बाद मैंने आइसक्रीम वगैरह मंगा ली जिससे कि बिल कुछ ज्यादा आए।
होटल में ऐसा होने के बाद से ही मैं तौफीक को अपने साथ ले जाने लगा था, क्योंकि मैं उसको तरह तरह की मछलियों का सालन खिलाया करता था और खुद सब्जी रोटी ही खाया करता था। इससे बिल कुछ ज्यादा आता था और होटल वाले को कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। बाद में मुझे यह भी पता चल गया था कि बांग्लादेश में जो लोग सब्जी दाल रोटी खाते हैं उन्हें गरीब माना जाता है, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं वेजिटेरियन था। एक दिन जब मैं और तौफीक मंदिर से वापस आ रहे थे तो तौफीक ने मुझसे पूछा कि अंकल आप मुझे दुकान पर बिठाकर कहाँ जाते हैं, तो मैंने उससे कहा कि अल्लाह के पास। जैसे ही मैंने तौफीक को यह कहा तो सामने मस्जिद में अजान हो रही थी। उसने मुझसे अजान के बारे में पूछा कि ये क्या बोल रहे हैं। मैंने तौफीक को बताया कि ये लोग अल्लाह को याद कर रहे हैं। उसने मुझसे कहा कि अल्लाह की करबो, अल्लाह क्या करते हैं। मैंने कहा कि तुम जो अल्लाह से मांगोगे वो तुम्हें वही देंगे। उसने कहा कि मुझे क्या करना पड़ेगा अल्लाह से चीज लेने के लिए। मैंने कहा कि आज जब तुम्हारी अम्मी नमाज पढ़ेगी तो तुम फटाफट जा नमाज बिछा देना, जो तुम्हारे कमरे में अलमारी है उसके पीछे से अल्लाह तुम्हें देखता रहेगा। फिर अल्लाह तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें खाने को देगा अगर तुम नमाज पढ़ते हुए अपनी अम्मी को परेशान नहीं करोगे। उस दिन तौफीक ने घर जाकर नमाज के टाइम से पहले ही कमरे में अलमारी के सामने जा नमाज बिछा दी और अपनी अम्मी और दूसरे लोगों को घर के हाथ से पकड़ पकड़ कर कहने लगा कि नमाज पढ़ो, अलमारी के पीछे से अल्लाह देख रहा है। तौफीक की इस हरकत पर सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि रोज वह नमाज के टाइम पर ही टीवी चला देता था। तब मैंने तौफीक के बारे में घर वालों को बताया कि मैंने तौफीक को ऐसा करने को बताया था कि ऐसा करने पर तुम्हें चॉकलेट और अन्य चीजें मिलेगी। मैंने फटाफट उसको अलमारी के पीछे जाकर जेब से निकाल कर चॉकलेट दे दी। वह बहुत खुश हुआ और रोज ऐसे ही करने लगा। ऐसे ही घूमते घूमते मैं और तौफीक बाजार से जब एक बार घर आ रहे थे तो मैं उसको अपने साथ एटीएम मशीन से पैसे निकालने साथ ले गया। जब तौफीक ने एटीएम मशीन से टके निकलते देखे तो वह बहुत खुश होते हुए पूछने लगा और बताने लगा कि अंकल कहाँ से टका निकल रहा है। मैंने कहा बेटे ये टका मशीन है, यहाँ से टका मिलता है। इसके बाद जब भी वह मेरे या अपनी अम्मी अब्बू के साथ उस एटीएम के सामने से जाता तो जोर जोर से चिल्लाने लगता कि अंकल टका लेते हो बे, यहाँ से टका लेंगे, क्योंकि मुझे टके से बहुत चीजें खरीदनी है। वह 4 साल का तौफीक यह सोचता था कि मशीन से जो चाहे टका ले सकता है, इसलिए मुझे जब भी टका निकालना होता तो मैं तौफीक को साथ ले जाकर उसी से टका निकलवाता था। कभी कभी मैं तौफीक को अपने साथ इंटरनेट कैफे में ले जाता था। तौफीक वहां पर शरारत न करे, इसलिए मैं उसको बताता था कि तुम यहां आराम से बैठकर कंप्यूटर के सामने रखे माउस से खेलते रहो। मैंने उससे कहा कि तौफीक तुम कुछ देर ऐसा करोगे तो माउस के नीचे से यह कंप्यूटर तुम्हें टका देगा। वह हर थोड़ी देर में उस माउस को उठाकर देखता रहता कि टका आ गया कि नहीं, और मैं तौफीक की बगल में बैठकर दूसरे कंप्यूटर पर अपना काम करता रहता था। जब मेरा काम पूरा हो जाता था तो मैं तौफीक की नजर बचाकर चुपचाप माउस के नीचे टका रख देता था और उससे कहता कि अब देखो तो टका आया कि नहीं। वह देखता तो उसे मेरा रखा हुआ टका मिल जाता था। तब तौफीक बहुत खुश हो जाता था। ऐसा मैं इसलिए करता था कि इससे तौफीक की दिलचस्पी कंप्यूटर में पैदा हो। मैं ऐसे ही समय कट रहा था और करीब 3-4 महीने इसमें कट गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं अपने मकसद से भटक गया था। मैं फोन पर लगातार ऐसे लोगों से संपर्क करने में लगा हुआ था जो अफगानिस्तान से आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि को वापस हिंदुस्तान की धरती पर लाने में मेरी मदद कर सकते थे, और ऐसे ही फोन पर मेरा संपर्क क्षत्रिय महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर शिवराम सिंह गौर से हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे। मुझे कई धार्मिक संगठनों के नेता और कुछ बड़े राजनेताओं ने भी फोन पर आश्वासन दिया था कि वे इस कार्य में मेरी हर तरह से सहायता करने को तैयार हैं। क्योंकि अब मैं पूरी तरह से बांग्लादेश में सेट हो चुका और बंगाली भाषा भी कुछ कुछ बोलना और समझना सीख गया था, इस दौरान मैंने शाहीन भाई की सहायता से शादाब खान के नाम से अपना एक बांग्लादेशी पासपोर्ट भी बनवा लिया था। मैं अपने दोनों पासपोर्ट संजय गुप्ता के नाम से भारतीय पासपोर्ट और शादाब खान के नाम से बांग्लादेशी पासपोर्ट लेकर शाहीन भाई को साथ लेकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका आ गया, क्योंकि सभी देशों के दूतावास ढाका में ही थे।
मैंने शाहीन भाई को अफगानिस्तान एम्बेसी में भेजा और पता कराया कि बांग्लादेशी आदमी को वहां का वीजा लेने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि मेरी बंगाली अभी इतनी अच्छी नहीं थी और वे समझ सकते थे कि मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ। शाहीन भाई ने सभी फॉर्मेलिटी जो बांग्लादेशी को अफगानिस्तान जाने के लिए करनी थी, मुझे आकर बताए। वह इतनी सख्त थी कि उसे पूरा करने में बहुत परेशानियां थीं। शाहीन भाई के वापस आने के बाद मैं खुद अपना इंडियन पासपोर्ट लेकर अफगानिस्तान एम्बेसी में गया और उनसे वीज़ा के बारे में पता किया तो एम्बेसी वालों ने बताया कि हम आपको यहां से वीज़ा नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आपको दिल्ली या मुंबई से वीज़ा मिल जाएगा। मुंबई से वीज़ा लेने के लिए मुझे किन किन कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, यह जानकारी लेकर मैं वापस आ गया। इसके बाद शाहीन भाई और मैं वापस अपने होटल में आ गए। क्योंकि शाहीन भाई भी ढाका कम ही आए थे और मैं तो पहली बार आया था, इसलिए हम गलती से ऐसे होटल में रुक गए थे जिसमें ज़बरदस्त कॉल गर्ल रैकेट चलता था। यह होटल ढाका की एयरपोर्ट रोड पर था और यहाँ से सभी एम्बेसियां पास में थीं, इसलिए हम लोग यहाँ रुक गए थे। हमें बाद में यह भी पता चला था कि इस एयरपोर्ट रोड पर जितने ही होटल हैं, उन सभी में कॉल गर्ल का रैकेट चलता है, क्योंकि इन होटलों में बहुत ज्यादा फॉरेनर आते थे। सुबह जब हमने चेक इन किया था तब यहाँ का माहौल ऐसा नहीं लगा था, लेकिन जब हम उस रात को वापस आए थे तो लगभग हर कमरे के सामने लड़कियां घूम रही थीं। शाहीन भाई और मैं अपने कमरे में गए तो थोड़ी देर में ही एक आदमी आया और उसने शाहीन भाई से लड़की के बारे में पूछा कि क्या आप लोगों को लड़की चाहिए। शाहीन भाई ने मुझे उस आदमी के आने का पर्पज बताया और पूछा कि क्या तुम्हें लड़की चाहिए। पहले तो मैंने उसे मना कर दिया, फिर मैंने यह सोचकर उनसे हाँ कर दी कि देखता हूं कि कॉल गर्ल का काम करने वाली लड़कियां कैसी होती हैं और ये लोग ऐसा क्यों करती हैं। शाहीन भाई ने कमरे से बाहर निकलकर उस आदमी से बात की और वापस आकर मुझे बताया कि एक लड़की के 2000 टका मांग रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2000 टके में कोई शिक्षा ही देकर जाएगी। थोड़ी देर बाद वह आदमी एक लड़की के साथ कमरे में आया। वह लड़की कमरे में एक सोफे पर बैठ गई और शाहीन भाई यह कहकर उस आदमी के साथ बाहर चले गए कि जब तुम फ्री हो जाओ तो मेरे मोबाइल पर फोन कर देना। उनके जाने के बाद उस लड़की से बंगाली भाषा में बात करनी शुरू की। मैंने उस लड़की से पहले उसका नाम पूछा तो उसने मुझे अपना नाम मिष्टी बताया। मैंने उससे कहा कि क्या तुम हिंदू हो तो उसने कहा हाँ। मैंने जब उससे कहा कि तुम इतनी सुंदर हो और ऐसा काम क्यों करती हो तो उसने बंगाली भाषा में ही जवाब दिया कि तुम अपना काम जल्दी करो और मुझे फ्री करो। मैंने उससे कहा कि तुम बस मुझसे 1 घंटे बात करो और अपने और यहाँ के बारे में बताओ। पहले वह तैयार नहीं हुई क्योंकि वह मुझे पुलिस वाला समझ रही थी, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं तो इंडियन आदमी हूं और क्या तुम मेरे बंगाली भाषा बोलने के तरीके से नहीं समझ रही हो कि मैं बांग्लादेशी नहीं हूं, तो उसे यकीन हो गया और वह मुझसे खूब दिल खोलकर बात करने लगी। वह मुझसे बोली कि अभी तुम मुझे सुंदर कह रहे थे तो क्या मुझे मुंबई की फिल्मों में काम मिल सकता है। मैंने उसको कहा कि उसके लिए वहां पर जान पहचान होनी चाहिए और एंकटैग भी आनी चाहिए। उस लड़की ने अपने परिवार और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बताया और आखिर में यह बताया कि वो मुस्लिम है, लेकिन होटल में जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी लड़कियों को हिंदू नाम दिए हुए हैं और अपनी पहचान भी हिंदू के रूप में ही देने को कहा हुआ है। इस बातचीत के दौरान उसने मुझे 3-4 बार सेक्स करने को भी कहा, किंतु मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं सेक्स करना नहीं चाहता था। इसका कारण यह था कि मैंने कभी सेक्स नहीं किया था और मेरी यह इच्छा भी नहीं थी कि मैं किसी कॉलगर्ल के साथ सेक्स करूं। बातचीत करते करते करीब 2 घंटे बीत गए तो उधर से शाहीन भाई का फोन आया और बोले कि क्या रात को मुझे बाहर सड़क पर ही सोना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि आप तुरंत आ जाइए, मुझे समय का पता ही नहीं चला। जब शाहीन भाई वापस कमरे में आए तो मैंने उस कॉलगर्ल को, जिसका नाम मिष्टी था, वापस भेज दिया। जब मैंने शाहीन भाई को बताया कि मैंने उस लड़की के साथ सेक्स नहीं किया और सिर्फ बातें की तो उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में मैंने उन्हें यकीन दिलवा दिया। शाहीन भाई बोले कि सिर्फ बात करने के लिए 2000 टका खराब करने की क्या जरूरत थी, तो मैंने बस इतना ही कहा कि लोग बाग हजारों की किताबें पढ़ते हैं अपनी सेक्स नॉलेज बढ़ाने के लिए, मैंने तो सिर्फ 2000 टके में ही बिल्कुल असली जानकारियां उससे ले ली हैं, जो शायद किताबों में भी न मिले।
सुबह उठकर सबसे पहले हमने होटल से चेक आउट किया, लेकिन अपना सामान काउंटर पर ही रख दिया और मैं अपना इंडियन पासपोर्ट लेकर शाहीन भाई के साथ पाकिस्तानी एम्बेसी में गया। जब हम लोग वहां पहुंचे तो पता चला कि जिन लोगों को पाकिस्तान का वीजा लेना होता है उन्हें सुबह 4-5 बजे ही लाइन में आकर खड़ा होना पड़ता है और इस समय करीब 10 बज रहे थे, इसलिए वहां कोई नहीं था। हमने एम्बेसी के गेट पर बातचीत की और गेट वाले को यह बताया कि मैं भारतीय हूं, तो उसने इंटरकॉम पर किसी से अंदर कहीं बात की। फिर थोड़ी देर में एक आदमी आया जिसने अपना नाम इरशाद बताया और मुझसे हिंदी भाषा में ही बात करने लगा। मैंने उससे पाकिस्तान जाने के लिए वीजा की जानकारी मांगी तो उसने कहा कि आप लोग कल आ जाइए। उसने कहा कि आप लोगों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आप सुबह आकर मेरे मोबाइल पर फोन कर लेना, मैं साहब से मिलवा दूंगा। अगले दिन हम वहां नहीं गए और उसी दिन अपना सामान होटल से लेकर वापस खुलना आ गए। खुलना वापस आने के बाद मैंने इंडिया वापस आने का प्रोग्राम बना लिया था, क्योंकि अफगानिस्तान जाने के लिए मुझे मुंबई जाकर अफगानिस्तान के वीजा के लिए अप्लाई करना था। इतने दिनों से यहाँ बांग्लादेश में रहते रहते मेरे पास घर से लाए पैसे भी खत्म होने वाले थे और पैसों का इंतजाम भी मुझे भारत जाकर करना था, जिसका खाका मैंने बांग्लादेश से ही फोन पर कई लोगों से बातचीत करके बना लिया था। अगले दिन मैं अपने इंस्टीट्यूट गया जहां मैंने एडमिशन लिया हुआ था और वहां पर एप्लीकेशन लगाकर इंडिया जाने के लिए 15 दिन की हाजिरी माफी करा ली। आयशा और अपने दूसरे मित्रों को भी मैंने बताया कि कल मैं इंडिया जाऊंगा। अगले दिन मैं शाहीन भाई को अपने साथ लेकर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर आया और सभी फॉर्मेलिटी पूरी करके इंडिया की सीमा में चला गया और शाहीन भाई बॉर्डर से वापस खुलना चले गए। बॉर्डर से सीधा मैं कलकत्ता पहुंचा और कलकत्ता पहुंचकर सबसे पहले मैंने अपने घर पर माताजी को फोन किया। मैंने बांग्लादेश से कभी अपने घर पर फोन नहीं किया था, क्योंकि मैं जानता था कि पुलिस वाले मेरे घर का टेलीफोन टैप करके सुन रहे होंगे और घर पर फोन करने से उन्हें मालूम पड़ जाता कि मैं बांग्लादेश में हूं, जो कि मैं नहीं चाहता था और मैं पुलिस को यही दिखाना चाहता था कि मैं अभी भारत में ही अपनी फरारी काट रहा हूं। मैंने अपनी माताजी से फोन पर बात करके उनका हाल चाल जाना और उनको बातों बातों में ही यह समझा दिया कि आप शाम को 6 बजे के आसपास घर के सामने जो वकील साहब का घर है वहां पर चले जाना। ऐसा मैंने माताजी को इसलिए कहा था क्योंकि मैं शाम को 6 बजे वकील साहब के घर फोन करके वहां पर माताजी से खुलकर बात कर सकता था। माता जी से बात करने के बाद मैंने दूसरी एसटीडी से जाकर डॉक्टर शिवराम सिंह गौर, कार्यकारी अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा से बात की और उनसे मिलने की जगह और समय तय किया। शाम तलक मैं होटल में रहा और फिर 6 बजे के करीब अपने घर के सामने वाले वकील भाई साहब के घर पर फोन किया। मेरी माताजी उस समय वहीं पर थी। मैंने माताजी से उनकी तबीयत के बारे में पूछा और पिताजी के अंतिम संस्कार के बारे में पता किया। माता जी ने बताया कि सब ठीक है और अंतिम संस्कार ठीक हो गया था। माता जी ने मुझे यह नहीं बताया कि मेरे दोनों भाइयों विक्रम और विजय को, जो उस समय जेल में थे, कोर्ट ने पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए भी पैरोल और जमानत नहीं दी थी। माता जी ने मुझे यह बात इसलिए नहीं बताई जिससे कि मैं परेशान न हो जाऊं। मैंने माताजी से घर के खर्चे और पैसों वगैरह के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जो बिल्डिंग बैंक को किराए पर दी हुई है उसके किराए और जमीन से जो पैसे आ रहे हैं उससे उनका खर्चा आराम से चल जाता है। कुछ समय पहले जो जमीन बेची थी उसमें से अब सिर्फ 5 लाख रुपए के आसपास बचे हैं और इन्हीं पैसों में से वे वकील और मेरे दोनों भाइयों को पैसे देती हैं। मैंने अपनी माता जी को अफगानिस्तान जाकर वहां से आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि को वापस लाने के प्रोग्राम के बारे में बताया, जो बात की माताजी को पहले से मालूम थी। मैंने माताजी से बताया कि इस काम में काफी खर्चा होगा। उन्होंने मुझसे खर्चा पूछा तो मैंने उनको बताया कि लगभग मेरे पास 5 लाख रुपए होने ही चाहिए। मेरी माताजी ने कहा कि बेटे, तुम इतना अच्छा देशभक्ति का काम करने जा रहे हो और तुम पैसों के लिए कोई गलत काम मत करना। तुम्हें जितने पैसों की जरूरत होगी मैं तुम्हें दूंगी, चाहे मुझे कुछ और जमीन क्यों न बेचनी पड़े। मैंने उनको बताया कि मैंने कुछ लोगों से बात की हुई है जो इस काम में मेरी सहायता करने के लिए तैयार हैं और आप मुझे अगर 2 लाख रुपए दे देगी तो मेरा काम चल जाएगा। जो पैसे आपके पास बचेंगे उनको आप वकील और अन्य खर्चों में इस्तेमाल कर लेना। मैंने उनको यह भी बताया कि आप पैसे उस मारवाड़ी दुकानदार को, जो घर के पास ही था और जिसे माताजी अच्छी तरह जानती थी, दे देना।
वह पैसे मेरे पास पहुंचा देगा। आपका पैसे लेकर आना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस की नजर आप पर भी हो सकती है। मेरी माताजी ने मुझे बहुत हौसला दिया और कहा कि बेटे, ऐसा कोई काम मत करना जिसके कारण समाज में हमारे परिवार की इज्जत खराब हो, और उन्होंने मुझे मेरे अफगानिस्तान वाले कार्य के लिए सफलता का आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद मैंने मारवाड़ी दुकानदार को फोन करके बता दिया कि मेरे घर से 2 लाख रुपए लग कर मुझे कानपुर में देने हैं। जगह और दिन मैंने बाद में फोन करके बताने के लिए कहा। अगले दिन मैं कलकत्ता से कानपुर आ गया, और कानपुर आकर डॉक्टर शिवराम सिंह गौर से उस कॉलेज में जाकर मुलाकात की जिस कॉलेज के उस समय वे प्रिंसिपल थे। मैंने डॉक्टर गौर से कंधार जाकर वहां से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि वापस लाने के अपने कार्य के बारे में बताया, जो कि मैंने उनको पहले टेलीफोन पर बांग्लादेश से बात करके भी बताया हुआ था। डॉक्टर गौर ने मुझसे कहा कि इस शुभ कार्य के लिए पूरा देश आपके साथ है, और यह बड़े दुख की बात है कि जो काम हमारी भारत सरकार को करना चाहिए वह कार्य आपको अकेले करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैंने उनको वहां जाने के लिए खर्च के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपकी बात जल्द होने वाली क्षत्रिय महासभा की मीटिंग में रखूंगा। अगर सभा ने सहायता नहीं भी की तो मैं इस शुभ कार्य के लिए अपने पास से भी आर्थिक सहायता करूंगा, क्योंकि यह आपका पर्सनल काम नहीं है और आप तो समाज और देश के लिए यह कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मुझे करीब 15-20 दिन बाद फोन करके पता करने के लिए कहा कि क्षत्रिय महासभा का क्या जवाब है। मैंने उस मारवाड़ी को भी कानपुर बुला लिया था और उससे अपने माताजी के द्वारा भेजे हुए 2 लाख रुपए ले लिए थे। इसके बाद मैं कानपुर से मुंबई आने के लिए वहां से निकल गया, जिससे कि मुंबई में अफगानिस्तान कॉन्सुलेट में अपने अफगानिस्तान जाने के लिए वीजा की कार्रवाई शुरू कर सकूं। मुंबई पहुंचने के बाद मैं जिस होटल में रुका उसके रिसेप्शनिस्ट से मेरी दोस्ती हो गई, क्योंकि वह रांची का था और मेरा संजय गुप्ता नाम से जो पासपोर्ट था, जिसको मैंने होटल के रजिस्टर में एंट्री करने के लिए इस्तेमाल किया था, उसमें मेरा पता भी रांची का था। मैंने रिसेप्शनिस्ट से अफगानिस्तान एम्बेसी के बारे में पता किया, क्योंकि मैं पहली बार मुंबई आया था और मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं अगले दिन सुबह करीब 11 बजे के आसपास अफगानिस्तान कॉन्सुलेट में पहुंचा और वहां पर ऑफिस में बैठे हुए एक आदमी से वीजा के बारे में जानकारी हासिल की। उस आदमी ने मुझे एक फॉर्म दिया और कहा कि इसे भरकर अपने पासपोर्ट की फोटो कॉपी के साथ और 4 फोटो लगाकर मेरे पास जमा कर दीजिए, फिर बड़े साहब आपको इंटरव्यू के लिए उसी समय या लगभग 2 घंटे बुला लेंगे। मैं फॉर्म लेकर ऑफिस से बाहर आ गया और वहीं कॉन्सुलेट के बाहर खड़े होकर दूसरे लोगों से बात करने लगा जो अफगानिस्तान जाना चाहते थे, क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि लोग बाग वहां क्यों और किस काम से जाते हैं। क्योंकि अगर कोई यह लिखेगा कि मुझे वहां घूमने जाना है तो एम्बेसी वाले उसकी बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वहां का माहौल ऐसा नहीं था कि कोई वहां घूमने जाए। मैं अपने वहां जाने का असली कारण भी फॉर्म में नहीं लिख सकता था। वहां पर कई लोगों से बात करके मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे अपने फॉर्म में यह लिखना चाहिए कि मैं अफगानिस्तान जाकर यह देखना चाहता हूं कि वहां से क्या क्या चीजें भारत लाकर बेची जा सकती हैं। मैंने अपना फॉर्म वहीं पर भरकर तुरंत ही ऑफिस में जमा करा दिया। ऑफिस वालों ने मुझे बताया कि आप दिन में 3 बजे आ जाए, बड़े साहब आपका इंटरव्यू लेंगे। मैं एक होटल में खाना खाकर फिर 3 बजे के आसपास वापस वहां आ गया। 3 बजे के बाद उस ऑफिस वाले आदमी ने मुझे बड़े अफसर के ऑफिस में भेजा। वह अफसर करीब 50 साल का बड़ा ही रोबीला आदमी था और सूट पहनकर बैठा हुआ था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि उस अफसर से क्या और कैसे बात करनी है। सबसे पहले उस अफसर ने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया, और इससे पहले कि वह मुझसे दूसरा प्रश्न करता, मैंने उससे कहा कि सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। उसने कहा कि हाँ पूछो। तो मैंने कहा कि सर, मैंने सुना है कि अफगानिस्तान में बहुत ही खतरा रहता है। तो उसने कहा कि ऐसा किसने कहा? तो मैंने कहा कि सर, जो लोग बाहर एम्बेसी के कंपाउंड में खड़े थे वे लोग आपस में बात कर रहे थे। मैंने उसको यह भी कहा कि सर, अब मैंने वहां जाने के लिए फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन अब मुझे उन लोगों की बात सुनकर बहुत डर लग रहा है। ये सब बातें उससे कहते हुए मैंने अपने शरीर और चेहरे के भाव भी ऐसे ही बना लिए थे जैसे मैं बहुत डरपोक आदमी हूं और इस समय बहुत डर रहा हूं। मुझे डरता महसूस करके वह मुझे समझाने लगा और मेरा डर निकालने के लिए अपने देश की तारीफें करने लगा, जिससे कि मुझे दिलचस्पी पैदा हो और मैं वहां जाने का अपना इरादा न बदलूं।
मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और करीब 15-20 मिनट तक जब तक मैं उसके ऑफिस में रहा उसने मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया कि मैं अफगानिस्तान क्यों जाना चाहता हूँ। उसने एक महिला को जिसकी उम्र करीब 35 साल होगी, अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि आप मिस्टर संजय गुप्ता को बाहर अपने ऑफिस में समझाएं कि अफगानिस्तान कितना अच्छा है, इनको एम्बेसी के बाहर खड़े कुछ लोगों ने मिसगाइड कर दिया है। मैं उस महिला के साथ उसके ऑफिस में आ गया जहां पर 3-4 आदमी और भी बैठे थे। मैं जानता था कि मेरा काम काफी हद तक हो गया है। कुछ देर उस महिला ने भी मुझे समझाया तो मैंने उस महिला से पूछा कि मैडम, अगर मैं वहां जाऊंगा तो क्या मेरा पासपोर्ट खराब हो जाएगा? उसने कहा क्यों? तो मैंने मन से ही बात बनाकर कहा कि बाहर लोग कह रहे थे कि जिस पासपोर्ट पर एक बार अफगानिस्तान के वीजा की मोहर लग गई, उसे कोई दूसरा देश डर के मारे वीजा नहीं देता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि यह कोई जासूस या आतंकवादी हो सकता है। उस महिला ने भी मेरी इन बातों को सुनकर मुझे समझाया कि ऐसा नहीं है, और तुम एक बार वहां जाकर जरूर देखो। तुम 15 दिन के बाद हमारे ऑफिस में फोन करके पूछ लेना कि तुम्हें वीजा मिला है या नहीं। हम लोग तुम्हारे पासपोर्ट की फोटोकॉपी और जो फॉर्म तुमने हमें भर कर दिया है उसकी एक कॉपी और जो तुमने इंटरव्यू दिया है उसका नतीजा काबुल भेजेंगे। वहां से जो जवाब आएगा तुम फोन पर या खुद आकर पता कर लेना। मैं 2 फोन नंबर उनके ऑफिस के लेकर वापस अपने होटल में आ गया। होटल में जाकर मैंने सोचा कि 15-20 दिन मुंबई या भारत में रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पुलिस मुझे पकड़ने के लिए बुरी तरह से पीछे पड़ी हुई थी और मैं किसी भी हालत में अपने अफगानिस्तान वाले काम के सफल होने के पहले पकड़ा नहीं जाना चाहता था। यही सोचकर मैं रात को ही मुंबई से कलकत्ता वाली ट्रेन में बैठ गया और कलकत्ता आ गया। कलकत्ता आने के बाद मैंने अपने और अपने दोस्तों के लिए जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे कुछ कपड़ों वगैरह की शॉपिंग की। एक लड़की के लिए जो मेरी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लैट में ही रहती थी, स्काई शॉप से एक गोरा करने वाली क्रीम लेने के लिए गया। जो दीदी स्काई शॉप पर मिली वो मुझे देखकर बोली कि दादा, आप इस क्रीम पर 2000 रुपये क्यों जाया करते हो, आप तो पहले से ही इतने गोरे हो। मैंने उनसे कहा कि यह मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए ली है। सबके लिए कुछ न कुछ सामान खरीदकर मैंने एक एसटीडी से शाहीन भाई को बांग्लादेश फोन किया और उनसे कहा कि कल आप बॉर्डर पर आ जाना, मैं सुबह इंडिया बॉर्डर पर 11 बजे के करीब पहुंच जाऊंगा। जब मैं शाहीन भाई से बात कर रहा था तो एसटीडी वाला और उसके साथ जो आदमी बैठा था वह मेरी बातें सुनकर खूब जोर जोर से हंस रहे थे। फोन पर बात खत्म करके जब मैं बिल देने लगा तो मैंने उस एसटीडी वाले से पूछा कि भैया इतना क्यों हंस रहे हो, तो उन दोनों ने मुझसे कहा कि दादा, आप यह कौन सी भाषा बोल रहे थे? आपने बंगाली, हिंदी और इंग्लिश को ऐसे मिला दिया है कि हर सुनने वाले को हंसी आएगी। मैंने कहा कि भैया क्या करूं, ताजा ताजा बंगाली सीखी है, वैसे आप बताइए, इतनी बंगाली भाषा तो मैं बोल लेता हूं ना कि सामने वाला समझ जाए कि मैं क्या बताना चाहता हूं। वे फिर हंसने लगे और मैं भी हंसने लगा। बांग्लादेश अगले दिन मैं सुबह सारा खरीदा हुआ सामान लेकर करीब 11 बजे के आसपास इंडियन बॉर्डर पर पहुंच गया। मैंने शाहीन भाई के मोबाइल पर फोन किया और उन्हें बताया कि मैं बिना पासपोर्ट के इस बार आपकी तरफ बांग्लादेश आना चाहता हूं। शाहीन भाई ने मुझसे कारण पूछा तो मैंने उनको बताया कि 15 दिन के बाद मुझे दोबारा से इंडिया वापस आना पड़ सकता है, और अगर मैंने इमिग्रेशन वालों से अपने पासपोर्ट पर दोबारा बांग्लादेश में एंट्री का स्टाम्प लगवाया तो फिर मुझे दोबारा वीजा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मुझे वीजा मिला हुआ है उसमें 2 बार ही एंट्री करने की इजाजत है, और अगर अब दूसरी बार मैंने उधर एंट्री पासपोर्ट से की तो मुझे दोबारा आने में परेशानी होगी। शाहीन भाई ने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा कि तुम मुझे 15 मिनट बाद फोन करो, मैं इधर किसी एजेंट से बात करके बताता। मैंने शाहीन भाई को 15-20 मिनट बाद फोन किया तो उन्होंने मुझे इंडियन साइड पर एक मनी चेंजर के पास जाने के लिए कहा और उसे जाकर इरशाद भाई से, जो शाहीन भाई की तरफ मनी एक्सचेंज का काम करता था, से बात करने के लिए कहा ताकि इरशाद भाई मेरे बारे में उसे समझा सके। मैं इंडियन साइड वाले मनी चेंजर के ऑफिस में गया जिसका नाम चंदन था।
मैंने उसको बांग्लादेश की तरफ इरशाद भाई से मेरे बारे में बात करने के लिए कहा। उसने तुरंत इरशद से बात की और फोन रखकर मुझसे बोला कि तुम्हारे और तुम्हारे दोनों बैग के 1000 रुपये लगेंगे। मैंने उसे 1000 रुपये तुरंत दिए। चंदन ने मुझसे कहा कि तुम्हारे दोनों बैग तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, इसलिए अगर इन बैगों में पैसे या कीमती सामान हो तो पहले ही हमें बता दो, बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैंने कहा कि इसमें सिर्फ कपड़े हैं। उसने कहा ठीक है, तुम इस लड़के के साथ जाओ, यह तुम्हें दूसरी तरफ छोड़ देगा। वह लड़का मुझे वहां से बॉर्डर के पास ही बने एक मकान में ले आया और मुझे एक अन्य आदमी को सुपुर्द करके बोला कि चंदन ने भेजा है, दूसरी तरफ पहुंचा दो। इस घर में पहले से ही करीब 10-12 आदमी, औरत और बच्चे बॉर्डर पार जाने के लिए बैठे हुए थे। जब मुझे वहां बैठे बैठे करीब 1 घंटा हो गया तो मैंने उस आदमी से देर होने का कारण पूछा। उसने कहा कि अभी थोड़ी देर में हमारे परिचित बीएसएफ और बीडीआर वाले ड्यूटी पर आएंगे और तब हम तुम्हें बॉर्डर पार कराएंगे। उसने मुझसे पूछा कि मेरे पास अगर पैसे ज्यादा हो तो उसे दे दूं, बॉर्डर पार करने के बाद वापस मिल जाएंगे। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो थे चंदन को दे दिए, सिर्फ 300-400 रुपये हैं मेरे पास। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि बॉर्डर की दोनों तरफ पर लगभग सभी चीटर और धोखेबाज किस्म के लोग बॉर्डर पार करवाने का काम करवाते थे और मैं जानता था कि अगर इनको पता चल जाए कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, जिन्हें मैंने कलकत्ता में ही अमेरिकी डॉलरों में बदलवा लिया था, तो ये मुझे बॉर्डर पार कराते हुए झंझट में फंसाकर मुझसे पैसे छीन सकते हैं।